तो नीट एस्पिरेंट्स, तो जैसा कि नीट 2026 की परीक्षा जो है वो रद्द हो चुकी, तो जो चीजें अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में हमें टेंशन नहीं लेना है, बल्कि जो दोबारा से एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी करना। इन लोगों का बहुत अच्छा एग्जाम नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए ये दोबारा मौका है कि ये अपने मार्क्स को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और हम इसका एक रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। तो जितने भी लिविंग सेल्स हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की जरूरत होती है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और जितने भी वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनका रिमूवल भी कंटिन्यूअसली होना चाहिए। तो इसलिए हमारे शरीर में जो है ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है। तो एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम पाए जाते हैं। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट, उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है उनकी बॉडी कैविटीज में वाटर के थ्रू। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमन बींग्स, उसमें ब्लड और लिम्फ से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अगर हम लोग ब्लड की बात करें, ब्लड क्या है? ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ये इसका फ्लूइड मैट्रिक्स है, इसमें प्लाज्मा पाया जाता है और फॉर्म्ड एलिमेंट पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग होल ब्लड देखें तो उसमें प्लाज्मा पाया जाएगा और फॉर्म्ड एलिमेंट पाए जाएंगे। प्लाज्मा पाया जाएगा 55%, उसमें मिलेगा अमाइनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन। प्रोटीन में प्लाज्मा प्रोटीन जैसा कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। कुछ गैसेस मिलेंगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन वगैरह, नाइट्रोजनस वेस्ट पाए जाएंगे प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट की अगर बात करें तो 45% फॉर्म्ड एलिमेंट है, जिसमें से आपका प्लेटलेट्स आएगा, एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट दो तरह की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में आएगी न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। ए ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड है जो कि 55% बनाता है हमारे ब्लड का। तो 92% जो है प्लाज्मा के अंदर पानी है और 6 से 8% जो है वो प्रोटीन है। प्लाज्मा के अंदर 3 मेजर प्रोटीन पाए जाते हैं। फिब्रिनोजन जो कि क्लॉटिंग या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जिस भी चीज के आगे ओजन लगा हो बायोलॉजी में, तो इसमें हमें क्या समझना है कि ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो जब ये एक्टिव होता है तो ये फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा प्रोटीन है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या है? ये भी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होता है और ये मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन्स में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। तीसरा था एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, जो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है और उसको मेंटेन करता है। और सबसे अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन जो है हमारा एल्ब्यूमिन होता है। फिर आता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एटसेट्रा। और यूरिया जो होता है ये हमारी बॉडी में हमेशा ट्रांजिट होता रहता है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोरीन भी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया जाए तो वो सीरम बचता है। ब्लड में से अगर फॉर्म्ड एलिमेंट निकाले जाए तो वो प्लाज्मा बचेगा, और प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया जाए तो वो सीरम बचता है। तो अगर हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो 45% फॉर्म्ड एलिमेंट पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, जिसमें एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट। तो ब्लड सेल्स की अगर बात करें, व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये आपकी ए ग्रेन्युलोसाइट है। बाकी बेसोफिल, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल ये ग्रेन्युलोसाइट हैं, इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट जो है सबसे अबंडेंट सेल हैं, ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। ये एक हेल्दी मैन के अंदर 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ पाई जाती हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो जब ये मेच्योर आरबीसी बन जाती है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मगर इसका जो इमेच्योर वाला स्टेज होता है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है 120 दिन का होता है। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि 100 ml ऑफ ब्लड में, यानी 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर पाया जाता है। आरबीसी जो हमारी है रेड कलर की होती है,
आयरन प्रोटीन की वजह से और हेमोग्लोबिन की वजह से। एडल्ट लोगों के अंदर ये रेड बोन मैरो में बनती है। आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं और इसका शेप जो होता है बाइकॉनकेव होता है। स्प्लीन जो है वो आरबीसी का ग्रेवयार्ड है, यानी जब आरबीसी का लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है और उसकी डेथ होनी होती है तो ये स्प्लीन के अंदर जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाती है। आरबीसी का रोल क्या है? आरबीसी का जो मेन रोल है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैस का। तो अगर आरबीसी की डिफिशियंसी हो जाए हमारे शरीर में तो उसे हम लोग कहेंगे एरिथ्रोसाइटोपिनिया। कहीं भी अगर पीनिया का शब्द आ जाए तो उसका मतलब कि उसकी डेफिशिएंसी यानी कमी, और अगर एक्सेस हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया, यानी आरबीसी का काउंट अगर बढ़ जाता है तो पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन होती है। उसमें जो हमारा ब्लड होता है वो विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। फिर आता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट ब्लड सेल। तो ल्यूकोसाइट जो है हमारी, इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, इरेगुलर शेप की होती है। ये शॉर्ट लिव्ड होती है और इसकी जो रेंज है 6000 से 8000 mm³ ऑफ ब्लड पाई जाती हैं। ये कलरलेस होती हैं, इनमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड होती। तो जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं तो ये इरेगुलर शेप होती हैं। इसकी वजह से ये डायपेडिसिस का प्रोसेस करके ब्लड वेसल से बाहर निकल सकती हैं। अगर WBC का काउंट कम हो जाए तो इसे कहेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया, और अगर इसका काउंट हाई हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर ब्लड कैंसर हो जाए या ट्यूमर हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे ल्यूकीमिया। तो 4000 से कम हो जाए तो ल्यूकोसाइटोपिनिया, और 8000, 10000, 11000 से अगर ज्यादा हो जाए तो ल्यूकोसाइटोपिनिया साइटोसिस कहेंगे। अब हम ये जो WBC होती हैं दो तरह की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट वो होते हैं जिसमें ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। उसमें आता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो है वो बोथ एसिडिक और बेसिक डाई से स्टेन हो जाता है। तो न्यूट्रो यानी न्यूट्रल, तो उसमें बोथ एसिडिक और बेसिक डाई से स्टेन हो जाता है। इसे हम लोग पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये फैगोसिटिक सेल होती हैं, यानी फैगोसाइटोसिस करती हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म शो करती हैं और उस फॉरेन बॉडी को फैगोसाइटोसिस से इनगल्फ कर देती हैं। सबसे अबंडेंट सेल हैं जो कि 60 से 65% ऑफ टोटल WBC में पाई जाती हैं। तो जब भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहला डिफेंस का काम हमारी न्यूट्रोफिल करती हैं। न्यूट्रोफिल जो होती हैं उसका जो न्यूक्लियस होता है मल्टी लोब्ड होता है और उसमें बहुत सारे लोब्स पाए जाते हैं। फिर आता है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल जो है ये एसिडिक से स्टेन करी जाती है और इसे हम लोग एसिडोफिल भी कहते हैं। इसका परसेंटेज अगर देखें तो 2 से 3% है और ये रेजिस्ट इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिएक्शन। तो जब भी एलर्जिक रिएक्शन होता है उस वक्त ये इओसिनोफिल जो है एक्ट करती हैं। तो इओसिनोफिल का अगर हम लोग न्यूक्लियस देखें तो ये हेडफोन शेप का होता है, बाइलोब होता है, हेडफोन शेप का होता है। फिर आती है बेसोफिल। इसे हम लोग बेसिक डाई से स्टेन करते हैं और ये सबसे कम पाई जाती हैं, यानी 1 से 100 में से 0 या 1 ही पाई जाती है। तो ये हिस्टामिन सेक्रेट करती है जिसकी वजह से वैसोडाइलेटेशन होता है, यानी वेसल्स डायलेट होती हैं। सेरोटोनिन और हेपरिन सेक्रेट करती है जिसकी वजह से ब्लड एंटीकोआगुलेंट होता है। और जब भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है यानी कोई इन्फ्लेमेशन होती है हमारे बॉडी में तो ये हिस्टामिन सेरोटोनिन सेक्रेट करके उस कंडीशन को नॉर्मल करती है। फिर आते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2 आते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट में होते हैं 2, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में और मैच्योरेशन होता है बोन मैरो के अंदर। लेकिन जो हमारा टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और मैच्योरेशन होता है थाइमस के अंदर। तो जो लिम्फोसाइट है हमारे ये 20 से 25% पाए जाते हैं। तो बोथ बी और टी लिम्फोसाइट जो है इम्यून रिस्पॉन्स में एक्ट करते हैं। तो जो हमारा टी लिम्फोसाइट है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है और पूरे साइटोप्लाज्म को कवर कर लेता है, उसमें बहुत कम ही साइटोप्लाज्म दिखाई पड़ता है। मगर जो बी लिम्फोसाइट है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो टी लिम्फोसाइट के कंपैरिजन में छोटा होता है। फिर आती है मोनोसाइट। मोनोसाइट होते हैं 6 से 8%।
ये भी फेगोसिटिक सेल हैं, ये भी फेगोसाइटोसिस करते हैं जैसा कि न्यूट्रोफिल करती है। ये सबसे लार्जेस्ट सेल होती हैं, तो सबसे मोस्ट अबंडेंट होती है न्यूट्रोफिल और लार्जेस्ट होती है हमारी मोनोसाइट। मोनोसाइट का अगर हम लोग न्यूक्लियस देखें तो ये किडनी शेप या हॉर्सशू शेप का होता है। फिर आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है हमारे ये ट्रू सेल्स नहीं होते हैं, ये सेल्स के फ्रेगमेंट्स हैं, इन्हें हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो रोल जो होता है ये मेनली रोल होता है प्लेटलेट्स का ब्लड के क्लॉटिंग में। तो जो हमारा प्लेटलेट्स बनता कैसे है, स्टेम सेल से बनता है, मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट से मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। तो जो मेगा कैरियोब्लास्ट हैं ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं। तो अगर हम लोग प्लेटलेट काउंट की बात करें तो 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³ में ऑफ ब्लड में पाए जाते हैं। अगर इसके नंबर का रिडक्शन हो जाए यानी प्लेटलेट्स कम हो जाए तो ब्लड लॉस हो जाता है और क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होता है। तो जो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है ये कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है। अगर थ्रोम्बोसाइट्स हमारी लो हो जाए तो उसे कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर ज्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे। फिर आता है ब्लड ग्रुप। तो जैसा कि हम लोग नीट लेवल पर 2 टाइप के ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, एक एबीओ ग्रुप और एक आरएच ग्रुप। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटी ए एंटीजन पाया जाएगा, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी पाया जाएगा। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है, ये प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ए एंड बी एंटीजन ऑन दी आरबीसी सरफेस, यानी आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो हमारा ए और बी एंटीजन्स पाए जाते हैं उसकी बेस पर ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करी जाती है। तो जो एंटीजन्स हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं। तो जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के ऊपर 2 नेचुरल एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, जब भी कोई एंटीजन आता है तो उसके रिस्पॉन्स में ये प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर ब्लड मैच नहीं होता तो आरबीसी की क्लम्पिंग हो जाती है और डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो जो भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होता है, अगर किसी की आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर ए एंटीजन पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होता है और उसके प्लाज्मा के अंदर बी एंटीबॉडी पाई जाती है। अगर ब्लड ग्रुप बी है किसी का तो उसके आरबीसी की मेम्ब्रेन पर बी एंटीजन पाया जाएगा और प्लाज्मा के अंदर एंटी ए एंटीबॉडी पाई जाएंगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसकी आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज एब्सेंट होंगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके आरबीसी के मेम्ब्रेन पर कोई एंटीजन नहीं पाए जाएंगे और उसके प्लाज्मा के अंदर एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। तो अगर हम लोग ये एनसीईआरटी का चार्ट देखें तो इन्होंने दिखाया कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी के अंदर ए एंटीजन पाया जाएगा, यानी जो ब्लड ग्रुप होगा एंटीजन सेम होगा और एंटीबॉडी उससे डिफरेंट होगी। तो ए ब्लड ग्रुप वालों को अंदर ए एंटीजन होगा, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होगी एंटी बी। तो जो डोनर्स ग्रुप होगा यानी वो ए से भी ब्लड रिसीव कर सकता है और ओ से भी ब्लड रिसीव कर सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल जो होगा उसके अंदर एंटीजन होगा और उसके प्लाज्मा में जो आरबीसी एंटीबॉडी होगी वो एंटी ए होगी। तो बी ब्लड ग्रुप वाला बी और ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप अगर किसी के पास है तो उसके एंटीजन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होंगे ए और बी दोनों, और कोई भी एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में नहीं पाई जाएगी। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ए बी ओ यानी सबसे अपना ब्लड ग्रुप ब्लड को रिसीव कर सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन नहीं पाया जाता है और एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं उनके प्लाज्मा के अंदर, और ओ ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ ओ वालों से ही ब्लड रिसीव कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस तरफ देखें कि जो ओ ब्लड ग्रुप है ये ए वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है, बी को भी डोनेट कर सकता है। तो इसी वजह से हम लोग ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अगर तो जो ओ पॉजिटिव वाले होते हैं वो सारे पॉजिटिव वालों को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, मगर ओ निगेटिव वाले जो हैं वो पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकते हैं और निगेटिव को भी डोनेट कर सकते हैं। तो जो ओ निगेटिव है अगर हम लोग डिटेल में जाएं तो ओ निगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर
होता है। फिर यही अगर हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप को देखें तो ए बी ब्लड ग्रुप जिसका है वो ए से भी ब्लड रिसीव कर सकता है, ओ से भी ब्लड रिसीव कर सकता है और बी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है। और ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, वो पॉजिटिव और निगेटिव सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है और निगेटिव जो होगा वो खाली निगेटिव वालों से ब्लड रिसीव कर पाएगा। तो इसी वजह से ओ यूनिवर्सल डोनर है और ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। फिर आती है आर एच ग्रुपिंग। तो आर एच ग्रुपिंग जो है ये रीसस मंकी से आया। तो हमारे आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर एक आर एच फैक्टर पाया जाता जो मेजॉरिटी लोगों में पॉजिटिव होता। तो अगर आर एच एंटीजन नहीं है किसी के अंदर तो वो आर एच निगेटिव है, और अगर आर एच एंटीजन आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं तो ये आर एच पॉजिटिव होता है और 80% ह्यूमंस में आर एच पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो अगर कभी आर एच इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है तो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी होती कैसे है कि अगर कोई फीमेल है यानी कोई मम्मी है और वो आर एच निगेटिव वाली है और उसके हस्बैंड जो है आर एच पॉजिटिव वाले हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई और बेबी आया वो आया आर एच पॉजिटिव वाला। तो जब बेबी वूम्ब के अंदर 9 महीने रहा फिर उसके बाद में उसका चाइल्ड बर्थ हो गया। जब बर्थ हो गया तो उस बेबी की कुछ ब्लड सेल्स ऐसी थी जो कि मदर के वूम्ब में बाकी रह गई। तो जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है ये प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाती है। तो उसी प्लेसेंटा से जब बच्चे के कुछ सेल्स क्रॉस कर गए तो जब बच्चा बाहर आ गया तो मम्मी के जो इम्यून सिस्टम था उसने इस आर एच पॉजिटिव को मारने वाली एंटीबॉडी बनाई। तो इस आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडी को उसने खत्म कर दिया, जो फीटस के सेल अंदर रह गए थे उसको खत्म कर दिया। फिर ऐसा सही सही चलता रहा। लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि जो बेबी आया वो फिर से आर एच पॉजिटिव वाला था। तो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बहुत सालों तक के जिंदा रहती हैं। तो जैसा ही सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो एंटी आर एच एंटीबॉडी बनी थी, यानी आर एच पॉजिटिव के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी हुई थी वो इस बच्चे के आरबीसी के अंदर चली गई और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसमें क्या होता है कि आर एच इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है और बच्चे की आरबीसी का हीमोलिसिस होने लगता है और जॉन्डिस और अनीमिया की कंडीशन दिखने को मिलती है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ऐसा कोई केस होता है कि मदर आर एच निगेटिव है और बेबी आर एच पॉजिटिव है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद हम लोग एक वैक्सीन लगा देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एंटी आर एच एंटीबॉडी की वैक्सीन, जिसका नाम होता है रोगम। तो इस वैक्सीन को लगाने की वजह से उसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनी हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और सेकंड प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, यानी जो न्यूबॉर्न वाला बच्चा होता है उसका हेमोलिसिस होने लगता है। ये एक फेटल डिसीज है, सीवियर अनीमिया हो जाता है और जॉन्डिस हो जाता है इस कंडीशन में बच्चे को। तो अगर मदर आर एच निगेटिव है, बेबी आर एच निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर आर एच निगेटिव है और बेबी आर एच पॉजिटिव है और सेकंड प्रेगनेंसी में फिर से बेबी आर एच पॉजिटिव हुआ तब ये कंडीशन आती है। फिर आता है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है? जैसे ही ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं उसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो आकर के एक्टिवेट हो जाती हैं और जहां पर रप्चर हुआ है वहां पर एग्रीगेट हो जाती हैं। इसकी वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, यानी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और यहाँ पर ये फाइब्रिन मेश का फॉर्मेशन कर लेती हैं, यानी क्लॉट बना देती हैं। तो जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज होती है तो जो कैल्शियम और विटामिन के क्या कैस्केड रिएक्शन चालू होता है तो वो स्टिमुलेट करता है कोआगुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोकाइनेस सेक्रेट करती है। जो थ्रोम्बोकाइनेस सेक्रेट करती है उसकी वजह से क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बोकाइनेस की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में, प्रो लगा हुआ है तो इनएक्टिव फॉर्म है, थ्रोम्बिन एक्टिव कर देता है कैल्शियम के साथ में, थ्रोम्बोकाइनेस के साथ में। फिर उसके बाद क्या होता है, थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ये जो थ्रोम्बिन है ये फिब्रिनोजन, यानी फिब्रिनोजन, ओजन लगा है ना तो इनएक्टिव है, फिब्रिनोजन को
फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, ये थ्रोम्बिन। इसकी वजह से जो होता है फिब्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी फिब्रिन का मतलब होता है क्लॉट, इसी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो जैसे ही कोई ट्रोमा होता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिक थ्रोम्बोकाइनेस रिलीज होता है, इसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर यही थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजन जो कि सोल्यूबल फॉर्म में होता है इसको फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है इनसोल्यूबल फॉर्म में, और ब्लड का क्लॉट बना लेता है, इस तरह से जाल बना लेता है और जो खून बह रहा होता है उसको रोक देता है। फिर आता है लिम्फेटिक्स यानी लिम्फ टिश्यू। ये एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रेवल करता है। तो जो हमारे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आर्टरीज और वेनस सिस्टम से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा ये लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। और ये जो कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज, इसमें ये लिम्फ ट्रेवल करता है और लिम्फ नोड में आकर के अपने मॉलिक्यूल्स को स्टोर करता है। तो लिम्फेटिक्स का फंक्शन क्या है कि जो लिम्फोसाइट है ये इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करती हैं और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती हैं, हार्मोन्स को कैरी करती हैं, और लैक्टियल्स के थ्रू ये फैट का एब्जॉर्प्शन करती हैं इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे की। तो सर्कुलेटरी पाथवे दो तरह के होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। ओपन वाला जो होता है उसमें जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर वाल्व लगे होते हैं, वाल्व से हार्ट से ब्लड जाता है आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज से ये ब्लड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। तो जो बॉडी के सेल्स होते हैं ये ब्लड के अंदर नहा रहे होते हैं, यानी इसमें कैपिलरीज नहीं पाई जाती है। फिर इस बॉडी के सेल से ब्लड आता है आर्टरी के अंदर, और ये जो टाइप ऑफ सर्कुलेशन है इसे हम लोग ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं, इसमें कैपिलरीज नहीं होती। ओपन सर्कुलेशन हमारा पाया जाता है ऑर्थोपोडा और मोलस्का में, यानी नॉन सेफेलोकॉर्ड मोलस्का में, और ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी इज कॉल्ड दी साइनस, यानी जहां जब पर ओपन स्पेस में खून बह रहा होता है उसको हम लोग साइनस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे सेल्स हैं वो खून में नहा रहे होते हैं। क्लोज सर्कुलेशन क्या है कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के अंदर वॉल्व्स लगे होते हैं, उससे ब्लड आता है आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज के बाद जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, फिर वेन्स के अंदर आकर के फिर ये हार्ट में आ जाता है। तो इसमें जो हमारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और इसमें जो हमारे सेल्स हैं ये खून से नहा नहीं रहे होते हैं। जो क्लोज सर्कुलेशन है ये सबसे पहला फाइलम एनालिडा है जो कि क्लोज सर्कुलेशन में पाया जाता है। तो एनालिडा से लेकर कॉर्डेटा तक के सारे फाइलम में क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है, और सेफेलोकॉर्ड मोलस्का जो होते हैं उनमें भी क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबके पास एक मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस किस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम है। सबसे पहले आता है गिल कैपिलरी, यानी हार्ट होता है दो चेम्बर का, जिसमें एक वेंट्रिकल है एक एट्रिया। एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से कैपिलरीज में आता है, फिर वो एक ही बार ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है और एक ही बार एग्जिट करता है। तो इसमें दो चेम्बर्ड का हार्ट है, इसमें एक एट्रिया एक वेंट्रिकल पाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ये पाया जाता है मछलियों के अंदर। दूसरा आता है गिल्स, लंग्स, स्किन। तो जो हमारा एट्रिया होता है हार्ट का, वहां से ब्लड निकलता है और कैपिलरीज में आता है, लंग्स के पास आता है, गिल्स के पास आता है और स्किन के पास आता है। जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं और एम्फीबियंस होते हैं उनमें पाया जाता है। उसमें तीन तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक क्यूटेनियस होती है जो स्किन से होती है, पल्मोनरी होती है जो लंग्स से होती है, और गिल से भी उनमें रेस्पिरेशन होती है। तो जो रेप्टाइल्स और एम्फीबिया है इसमें तीन चेम्बर का हार्ट पाया जाता है, दो एट्रिया पाए जाते हैं, एक वेंट्रिकल पाए जाते हैं। तो ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन शो करता है क्योंकि जो हमारे एट्रिया, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया से जो ब्लड आता है वो इस वेंट्रिकल में आकर के ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। तो जो हमारा क्रोकोडाइल ऐसा है रेप्टाइल में, इसका 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, बाकी सारे रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट मिलता है। अगर लंग्स कैपिलरी सिस्टम वाली बात करें तो इसमें प्रॉपर 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जहां पर एट्रिया से ब्लड निकलता है, वेंट्रिकल के अंदर जाता है, फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाता है, फिर लंग्स से फिर हार्ट के पास आता है, फिर हार्ट से पूरे
बॉडी के सेल्स के पास जाता है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है जिसमें 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। ये डबल सर्कुलेशन है जो कि सेपरेट होते हैं। ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते हैं। क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में ये सेपरेट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। अगर मछली के हार्ट की हम लोग बात करें तो मछली के हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है वो गिल्स में जाकर के ऑक्सीजनेट हो जाता है, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी के पार्ट्स को, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हार्ट के अंदर आ जाता है। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स जो हैं उसमें गिल्स और स्किन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो लेफ्ट एट्रियम के थ्रू एक सिंगल वेंट्रिकल के अंदर मिक्स हो जाता है। अदर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो राइट एट्रियम के थ्रू वो भी वेंट्रिकल में आकर के मिक्स हो जाता है। तो जो ये मिक्स हो जाता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए हम लोग इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो इसी मिक्सिंग की वजह से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी पोइकिलोथर्म होते हैं। ये अपने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इन्हें अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाना पड़ता है। बर्ड्स और मैमल के जो हार्ट होते हैं यानी जो हमारे हार्ट हैं, इसमें क्या सिस्टम होता है कि लंग्स से जो हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में इसकी कोई मिक्सिंग नहीं होती है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल अदर बॉडी पार्ट से जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है। ये सेपरेट ब्लड होते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, इसमें ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। तो ये डबल सर्कुलेशन जो होता है ये सेपरेट होता है, इसमें मोर एनर्जी प्रोवाइड होती है और ये स्टैंड टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले ऑर्गेनिज्म को वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्मल भी कहते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा, उसमें ब्लड और वेसल्स और हार्ट पाया जाता है। तो एक मस्कुलर 4 चैम्बर्ड हार्ट है, क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो जो हमारा हार्ट है ये एक क्लेंज्ड फिस्ट के बराबर होता है, बंद मुट्ठी के बराबर होता है। मीजोडर्मरी डिराइव्ड ऑर्गन है जो कि मीजोडर्म से बना हुआ है। तो अगर हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो हार्ट में सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा जो होती हैं ये हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन है। ये पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के इस राइट एट्रियम में खुलती हैं। फिर ये राइट एट्रियम जो हमारा होता है ये खुलता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में राइट एट्रियम के बीच में जो वाल्व होता है उसे हम लोग कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, या इसे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसमें 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। फिर यही ब्लड जो होता है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ये ऑक्सीजनेट होकर के पल्मोनरी वेन्स में आता है, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो जो हमारा हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसमें एक एपेक्स पाया जाता है जो कि डाउनवर्ड होता है और इसमें ग्रेट वेसल्स खुलती हैं। अगर सेप्टम की बात करें तो एक इसमें पाया जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम। तो जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम पाया जाता है जो सेपरेट करती है वाल, उसे कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि थिन होती है और मस्कुलर वाल होती है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है 2 वेंट्रिकल्स को आपस में जो सेपरेट कर रही होती है वाल, इसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, ये थिक वाल होती है। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम वो होता है जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल को आपस में सेपरेट करता है, ये भी थिक और फाइबरस टिश्यू से बनी हुई हो। तो अगर हम लोग वाल्व की बात करें तो वाल्व का मेनली फंक्शन क्या होता है कि बैकफ्लो ब्लड को रोकना, यानी ब्लड को बैकफ्लो होने से रोके, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाए। तो हमारे हार्ट के अंदर हमारा जो हार्ट है 2 प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ पेरिकार्डियम से मिलकर के बना, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। इन पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है जो कि विसरल पेरिकार्डियम को
पैराइटल पेरिकार्डियम से अलग करता है। तो हमारे हार्ट का साइज बंद मुट्ठी के बराबर होता है। मीडियास्टिनम के अंदर कार्डियक नॉच में प्रेजेंट होता है। इसमें जो वाल्व पाई जाती हैं, पल्मोनरी वाल्व राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पाई जाती है। ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। इसमें 3 कस्प होते हैं यहाँ पर, और ये जो कस्प होते हैं 3, ये इस रस्सी की तरह कॉर्डा टिम्पेनी से नीचे पैपिलरी मसल्स के अंदर जुड़े हुए होते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाई जाती है उसे हम लोग बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो इस बाइकस्पिड वाल्व में 2 कस्प होते हैं जो कि लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम भी बनाता है। एओर्टिक वाल्व जो कि वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ओपन होता है एओर्टा के बीच में। तो अगर हम लोग सर्कुलेशन की बात करें तो सबसे पहले पूरे शरीर से सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस क्या होते हैं, जो हार्ट का वेनस ड्रेनेज करते हैं, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। तो पूरे शरीर से सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा लाती है, कोरोनरी साइनस हार्ट से लेकर आते हैं, ये आते हैं राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व से जुड़े होते हैं कॉर्डा टेंडेनी। ये कॉर्डा टेंडेनी नीचे पैपिलरी मसल से जुड़े हुए होते हैं। तो जब ये कॉर्डा टेंडेनी जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुलती है। तो ये वाल्व लगे होते हैं वन वे फ्लो के लिए, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए। फिर जब राइट वेंट्रिकल में जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, फिर ये जाता है सेमी ल्यूनर वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो सेमी ल्यूनर वाल्व जो हमारे पल्मोनरी आर्टरी और में लगे हुए होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग के अंदर। तो पल्मोनरी आर्टरी हमारे शरीर की एक ऐसी आर्टरी है, जबकि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाते हैं लंग्स के पास। फिर लंग्स में हमारे ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। फिर ये इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स के थ्रू भेजते हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लगी हुई होती है, वो जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ये जाता है एओर्टा के अंदर, और एओर्टा के अंदर जो है सेमी ल्यूनर वाल्व लगे होते हैं जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के एओर्टा में जाते हैं। फिर एओर्टा से हमारी बॉडी के सारे सेल्स को ब्लड सप्लाई होता है। तो ये है प्रॉपर डबल सर्कुलेशन, और यही सर्कुलेशन हमारे ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, बर्ड्स और क्रोकोडाइल में पाया जाता है। इसमें प्रॉपर कैपिलरीज पाई जाती हैं, ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं होती है। इसी वजह से हम लोग होमियोथर्मल हैं, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। हम लोग अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, भले बाहर कितनी ठंडी हो कितनी गर्मी हो, ब्लड के हमारी बॉडी टेम्परेचर पर कोई असर नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत असर पड़ता है, मतलब हमारी बॉडी बाहर के टेम्परेचर के साथ रिस्पॉन्स नहीं करती है, अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। तो जो हमारा हार्ट है उसके अंदर कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। तो हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो उसे भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो उसके अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं और उसके ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। वेनस ड्रेनेज हमारे हार्ट का कोरोनरी साइनस करता है, जो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के राइट एट्रियम में लेकर के आता है। तो 2 एट्रियम के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, 2 वेंट्रिकुलर के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम लगे होते हैं। हमारा डबल सर्कुलेशन अगर हम लोग देखें सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एओर्टा के थ्रू टिश्यू के पास। तो
हार्ट में जो ब्लड आता है टिश्यू के थ्रू ये आता है वेना कावा, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से। फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन अगर हम लोग देखें तो लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है हमारे शरीर में जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फिर पल्मोनरी वेन से आता है हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी, यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाता है। तो ये था पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब अगर हम लोग नोडल टिश्यू की बात करें, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की बात करें तो हार्ट का, तो हार्ट हमारा ऑटो रिदमिक, ऑटो एक्साइटेबल और मायोजेनिक ऑर्गन है जो कि अपने आप से एक्साइट होता है, इसे कोई चलाता नहीं है, ये इसका रिदम जो है खुद से चलता। तो इसमें जो है हमारे कुछ नोडल टिश्यू पाए जाते हैं जो कि इसके कंडक्शन करवाते हैं। तो जो हमारे वेंट्रिकल्स की वॉल हैं ये एट्रिया की वॉल से थिक होती हैं, क्योंकि उसको ज्यादा वर्क करना होता है इसलिए वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती हैं। सबसे पहले आता है एसे नोड यानी साइनो एट्रियल नोड। ये हमारे राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है और ये हार्ट के पेस मेकर्स की तरह काम करता है। फिर साइनो एट्रियल नोड के बाद इंपल्स जाती हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड में, जो कि राइट एट्रियम के एवी वाल्व के पास प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ से ये फाइबर डिवाइड होते हैं बंडल ऑफ हिस में। फिर बंडल ऑफ हिस से ये राइट एवी बंडल और परकिंजे फाइबर में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ से राइट बंडल ब्रांच निकलती है और यहाँ से लेफ्ट बंडल ब्रांच निकलती है। तो एवी बंडल और परकिंजे फाइबर जो हैं ये हमारे बंडल ऑफ हिस में आते हैं। तो यहाँ से जो कि यहाँ पर परकिंजे फाइबर्स आगे जाकर के परकिंजे फाइबर में डिवाइड हो जाते हैं और पूरे हार्ट को कंडक्ट करवाते हैं। तो अगर हम लोग मास ऑफ टिश्यू की बात करें तो राइट एट्रियम के अंदर राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है हमारा एसए नोड। तो जो एसए नोड है इंटरनोडल पाथवे बनाता है एवी नोड तक के। फिर एवी नोड से एवी बंडल से राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच और फिर जाकर के अल्टीमेटली परकिंजे फाइबर में डिवाइड हो जाता है। तो लेफ्ट लोअर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है एवी नोड यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से कंडक्टिंग सिस्टम जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल के पास, जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो सेप्टम दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड करता है, वहां से ये डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में और अल्टीमेटली परकिंजे फाइबर्स निकल जाते हैं। अगर हम लोग अपने हार्ट को देखें तो हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है। तो जो एसए नोड है एट्रियल एक्साइटेशन की इंपल्स को जनरेट करता है। उसके बाद जो एवी नोड है ये इंपल्स को डिलेड करता है एवी नोड पर और फिर ये इंपल्स जाती हैं हार्ट के एपेक्स और वेंट्रिकल को एक्साइटेट करने के लिए परकिंजे फाइबर से। तो जो हमारे एवी बंडल हैं ये हार्ट के एपेक्स और वेंट्रिकुलर का एक्साइटेशन करवाते हैं। फिर जो परकिंजे फाइबर हैं ये हमारे वेंट्रिकल्स का कंप्लीट एक्साइटेशन करवाते हैं। तो जो हमारा एसए नोड है ये 70 से 75 बीट पर मिनट जनरेट करता है और ये हार्ट का पेस मेकर की तरह काम करता है। ये इनिशिएट और मेंटेन करता है रिदम को और उस हार्ट की कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी को। तो जो हमारा हार्ट है 70 से 75 टाइम पर मिनट नॉर्मली ब्रीथ करता है। अगर एवरेज हम लोग देखें तो 72 बीट्स पर मिनट होती है। फिर आता है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है? जो 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है। तो कार्डियक साइकिल, एक साइकिल जो हमारा होता है वो 0.8 सेकंड का होता है, जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं। यानी एट्रिया और वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन को जो टाइम लगता है वो कहता जाता है कार्डियक साइकिल। तो सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। तो अगर हम लोग इसके इवेंट्स को देखें एट्रिया वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के इवेंट्स को, तो उसे कार्डियक साइकिल कहेंगे। तो सबसे पहले जो राइट एट्रियम है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से। फिर राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर चला जाता है। फिर पल्मोनरी आर्टरीज से जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स से आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। फिर ये पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं
ये पल्मोनरी वेन्स लेकर के जाती हैं लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आता है राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में आकर के ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। तो जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर सेमिल्यूनर वाल्व होती हैं उसको खोल करके ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स के पास चला जाता है, फिर लंग्स के पास जाकर के यहाँ जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेट हो जाता है, आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर लेफ्ट एट्रियम के और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो बाइकस्पिड वाल्व होती है उसको खोल करके जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ये एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व के थ्रू एओर्टा के अंदर जाता है, फिर एओर्टा से ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी को ये सप्लाई करता है, फिर ये आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज से फिर कैपिलरीज में आता है, कैपिलरीज से वेन में आता है, वेन से फिर इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा में आकर के राइट एट्रियम में ड्रेन हो जाता है। तो ये इस तरह से कार्डियक साइकिल चलती है। तो अगर हम लोग रिलैक्स स्टेज देखें तो जो हमारे 4 चेंबर हैं, तो बाइकस्पिड वाल्व से जब पल्मोनरी वेन में ब्लड आता है तो पल्मोनरी वेन से आता है लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाता है सेमिल्यूनर वाल्व में, क्योंकि सेमिल्यूनर वाल्व जो है ये क्लोज होती हैं। फिर ट्राइकस्पिड वाल्व से में कहां से आता है वेना कावा, वेना कावा से आता है राइट एट्रिया, राइट एट्रिया में जो ट्राइकस्पिड वाल्व होती हैं वो लेके जाती हैं राइट वेंट्रिकल में, और सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होती हैं जिसकी वजह से ब्लड का बैकफ्लो नहीं होता। तो एट्रियल सिस्टोल जो है ये करवाता है एसए नोड, एसए नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और ये ब्लड फ्लो इनटू दी वेंट्रिकल्स को बढ़ा देता है, लगभग 30% ब्लड फ्लो होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है एवी नोड और एवी बंडल से, एवी बंडल और एवी नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और इंटायर वेंट्रिकल मस्कुलेचर को ये सप्लाई करता है। तो अगर हम लोग रिलैक्सेशन देखें या डायस्टोल देखें तो सबसे पहले कोइंसाइडिंग विद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसकी वजह से क्या होता है वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो हैं ये क्लोज हो जाती हैं, उसकी वजह से बैक फ्लो होता है ब्लड का एट्रिया के अंदर। फिर जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है तो सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो जाती हैं, और सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होती हैं तो ब्लड जो होता है वेंट्रिकल का वो फ्लो करने लगता है वेसल्स के अंदर, यानी पल्मोनरी वेन्स और एओर्टा के पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर इस पाथवे के जरिए। तो वेंट्रिकल्स जो हैं रिलैक्स होते हैं और इसे हम लोग वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं। तो अगर वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल होता है यानी वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होता है उसकी वजह से सेमिल्यूनर वाल्व बंद हो जाते हैं, तो ताकि हमारा जो बैक फ्लो है वो ना हो पाए वेंट्रिकल्स के अंदर, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम है और सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज कर दिए जाते हैं ताकि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा से वेंट्रिकल्स में ब्लड ना आए। फिर वेंट्रिकुलर प्रेशर और कम होता है, उसकी वजह से क्या होता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो हैं ओपन हो जाते हैं और एट्रिया के प्रेशर की वजह से जो ब्लड है वो वेन्स के थ्रू इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर ब्लड जो होता है फिर से फ्रीली वेंट्रिकल में मूव करने लगता है। वेंट्रिकल और एट्रिया जो होते हैं अगेन रिलैक्स होते हैं, यानी जॉइंट डायस्टोल का टाइम आता है। फिर ऐसे नोड इंपल्स को जनरेट करता है, फिर नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और फिर से यही इवेंट दोहराता है। तो जो हमारा कार्डियक साइकिल है इसमें 3 चीजें पाई जाती हैं, एक तो एट्रियल सिस्टोल, दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल यानी जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जॉइंट डायस्टोल यानी सब मिलकर के रिलैक्स होते हैं। तो जब एट्रिया डायस्टोल होता है और एट्रिया सिस्टोल होता है उस वक्त वेंट्रिकल डायस्टोल होता है यानी रिलैक्स करता है। फिर जब एट्रिया जो है डायस्टोल होता है उस वक्त वेंट्रिकल का सिस्टोल और डायस्टोल दोनों होता है। हार्ट रेट की अगर बात करें तो 75 बीट पर मिनट, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml पर बीट
और कार्डियक आउटपुट 5.25 लीटर पर मिनट। अब हम लोग बात करेंगे ईसीजी के बारे में, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, यानी एक कार्डियक साइकिल में हार्ट की क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसे कहते हैं, जो मशीन इसको रिकॉर्ड करती है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और उसके अंदर से जो पेपर निकलता है यानी जो रिकॉर्डिंग निकलती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो हम लोग पेशेंट को जो है 3 इलेक्ट्रिकल लीड लगाते हैं, एक राइट आर्म में, एक लेफ्ट आर्म में, और तीसरा जो लगाते हैं हम लोग एंकल में लगाते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पर निगेटिव एक ट्रायंगल बना लेता है। इसकी वजह से हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैलकुलेट होती है। दोनों रिस्ट में एक एक हम लोग लीड लगाते हैं और एक लगाते हैं लेफ्ट एंकल में और हार्ट को बीच में कर देते हैं इस ट्रायंगल से। और बहुत ज्यादा डिटेल फंक्शन के लिए हम लोग मल्टीपल लीड्स का इस्तेमाल करते हैं चेस्ट रीजन में। तो अगर जो हमारा ईसीजी है इसमें पी वेव बनती है सबसे पहले, उसके बाद बनता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर बनती है टी वेव। तो पी वेव जो बनती है ये बनती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी एट्रिया के सिस्टोल होने पर, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने पर। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है ये बनता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल्स के सिस्टोल होने पर, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन पर। फिर जो टी वेव बनती है ये बनती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल जब रिलैक्स होता है तब ये टी बनती है। तो हार्ट रेट को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करते हैं। तो जो हमारा पीआर इंटरवल पाया जाता है, पी से आर के बीच में जो दूरी है उसे पीआर इंटरवल कहते हैं। और जो पी वेव बनती है एट्रियल डिपोलराइजेशन से बनती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और इसे हम लोग क्यूआरएस ड्यूरेशन कहते हैं। फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन से बनती है टी वेव, और कभी कभी एक यू वेव बनती है, जनरली ये नहीं देखी जाती है। तो नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैन डिटरमाइन द हार्ट इंडिविजुअल इन द बेस्ट बीट रेट। तो ईसीजी जो है डिफरेंट इंडिविजुअल में सेम शेप के दिखाई पड़ते हैं। अगर इसमें कोई डेविएशन है तो इसका मतलब कोई अबनॉर्मेलिटी और डिसीज है, यानी नॉर्मली ईसीजी दिखता है उसमें पी वेव दिखती है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखता है और टी वेव दिखती है। और अगर इसमें कोई चेंज आया है तो उसका मतलब उसमें कोई पैथोलॉजी या एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है। फिर आता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है, जो 2 पाथवे होते हैं पल्मोनरी और सिस्टेमिक के। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर, फिर लंग्स के अंदर ब्लड ऑक्सीजनेट होकर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एओर्टा के अंदर, एओर्टा से जाता है सारे टिश्यू के अंदर, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाता है। तो ये है हमारा डबल सर्कुलेशन। ब्लड फ्लो बाय वेसल्स, आर्टरी एंड वेन्स। ईच आर्टरी एंड वेन्स हैज 3 लेयर्स। तो इनर लेयर जो होती है स्क्वामस एंडोथेलियम की होती है, इसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। मिडल लेयर जो होती है स्मूथ मसिल और इलास्टिक फाइबर की होती है, जिसे हम लोग ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और ये थिन होती है। फिर एक्सटर्नल लेयर जो होती है ये फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से बनी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ये हमारे आर्टरीज और वेन्स की 3 लेयर पाई जाती हैं। तो जो हमारी आर्टरीज होती है उसमें जो ल्यूमेन होता है वो छोटा होता है, और जो उसकी ट्यूनिका मीडिया वाली लेयर होती है ये मोटी होती है। इसी वजह से जो प्रेशर होता है हमारा आर्टरीज में ज्यादा होता है और वेन्स में कम होता है। वेन्स का ल्यूमेन बड़ा होता है, आर्टरीज का ल्यूमेन छोटा होता है। वेन्स के अंदर ट्यूनिका मीडिया जो होती है ये बहुत थिन होती है, इसी की वजह से ये इसके ल्यूमेन को बढ़ाती है और इसमें ब्लड जो है कम प्रेशर से फॉल करता है। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ दी कार्डियक एक्टिविटी। तो इंट्रिंसिकली अगर हम लोग देखें इसमें जो नोडल टिश्यू पाए जाते हैं जो कि मायोजेनिक मसल्स होती हैं हार्ट की, यही हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटीज करवाती हैं। तो जो हमारा हार्ट का कार्डियोवास्कुलर सेंटर है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, जो कि कार्डियक फंक्शन करवाता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे हार्ट के ऊपर,
तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जनरली हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है। तो जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है फाइट और फ्राइट की कंडीशन में, तो फाइट, फ्लाइट और फ्राइट की कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो हमारे हार्ट बीट और हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है जब कोई फाइट, फ्लाइट या फ्राइट वाली कंडीशन आती है, इमरजेंसी कंडीशन आती है। नॉर्मली हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एक्टिवेट रहता है जो कि हार्ट रेट को, एक्शन पोटेंशियल को, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करके रखता है। कुछ एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन हैं जो कि कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। अब आते हैं कुछ डिसऑर्डर्स जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। सबसे पहले आता है हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। तो जब भी ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है mmHg, अगर 120 ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक जो कि पंपिंग प्रेशर है और 80 mmHg डायस्टोलिक जो कि रेस्टिंग प्रेशर है। अगर ब्रेन, तो ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं और उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है। प्रेशर जो है हमारा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर है क्या? तो जो ब्लड हमारा आर्टरीज के अंदर घूम रहा होता है तो वो जो आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर अप्लाइड करता है, तो जो एक्सर्टेड प्रेशर होता है ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स की वॉल पर लगता है, इसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 120/80 mmHg होता है। फिर आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका जो आर्टरीज होती है हमारी जो कि हार्ट को सप्लाई करती हैं, यानी हार्ट से हार्ट को ऑक्सीजन देती हैं। तो जो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल या किसी भी फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, इसकी वजह से आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो कम हो जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसमें आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं। तो इस एथेरोस्क्लेरोसिस में हार्ट का ल्यूमेन कम हो जाता है, उतनी जगह को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है और ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज का फॉर्मेशन करता है। एंजाइना। एंजाइना क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना यानी चेस्ट पेन, पेक्टोरिस पेक्टोरल रीजन में। तो ये एक अफेक्टेड ब्लड फ्लो है जब हमारे हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है हार्ट की किसी मसल को, तब ये एक्यूट चेस्ट पेन होता है। आदमी और औरत दोनों में हो सकता है, किसी भी एज की, लेकिन मोर कॉमन ये है मिडल एज और एल्डरली में, यानी 40 साल से ऊपर वालों में और ओल्ड पीपल्स में ये कॉमन है। फिर आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है? इसके मेन सिम्टम्स है लंग का कंजेशन होना। हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है? जब भी कोई चीज किसी को काम करने में इनेबल हो जाए तो वो फेलियर कहलाता है। जैसा कि आपका काम पढ़ना, तो अगर आप पढ़ ना सकें तो आप फेलियर कहलाएंगे। मेरा काम पढ़ाना है, अगर मैं ठीक से पढ़ा ना सकूं तो मैं फेलियर माना जाऊंगा। इसी तरह हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। तो अगर हार्ट ब्लड को सही से पंप नहीं कर पा रहा है तो हार्ट फेलियर की कंडीशन आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि लंग का कंजेशन हो जाता है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है, भारीपन महसूस होता है। फिर एक टर्म आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या है? इसमें सडनली जो है हार्ट स्टॉप हो जाता है और पर्सन की डेथ हो जाती है, हार्ट बीट करना बंद कर देता है। हार्ट अटैक क्या है? जो मसल होती है हमारे हार्ट की सडनली डैमेज हो जाती हैं इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से। तो जब भी हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कम मिलता है तो एक्यूट चेस्ट पेन होता है और हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाती है। तो ये था हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। थैंक यू।